नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं 9 फरवरी की थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस। क्या देखेंगे? थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का जो एनालिसिस हुआ था, इसको हम साथी देखने वाले हैं। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे। ताकि जो विद्यार्थी अभी एसएससी जीडी का जिनका एग्जाम रह गया है, उनको भी इससे संबंधित फायदा पहुंच सके। इसलिए आप सभी साथी एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में। देखो साथी, मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवा दिया है। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए इसको भी देखिए, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके इन क्लासों से हो जाएं। इसलिए आज हम थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है साथी, चल देखते हैं आज के क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। कुछ साथी इस प्रकार से क्वेश्चन है, इनका हम डिटेल से क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उनको हम देखते हैं। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। और जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देखो साथी, आपको सिर्फ एसएससी जीडी तक केवल नौकरी लेके नहीं बैठना है, आपको टारगेट रखना है एक 2025 या 2024 तक का। ठीक है, 2025 या 24 तक का टारगेट रखना है सीजीएल। ठीक है, आप जीडी निकालिए, आप जीडी निकालिए, आपके लिए आय का स्रोत हो जाएगा। आप इससे क्या करेंगे, सीएचएसएल है, सीजीएल है, जो बड़े लेवल की तैयारी। देखो हमें साथी क्या करना है, हमें कारवां का हिस्सा नहीं बनना है। क्या साथी, बहुत सारा कारवां है, हमें कारवां का हिस्सा नहीं बनना है। कारवां का हिस्सा नहीं बनना है, हमें क्या करना है, कारवां का नेतृत्व करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है साथी, हमें कारवां का क्या करना है, नेतृत्व करना है। ठीक है, जो कारवां का नेतृत्व करेगा वही राजा कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हम कारवां का हिस्सा बनकर नहीं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहेंगे। हम चाहेंगे क्यों क्यों ना हम कारवां का नेतृत्व करें। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पर, खोल दे पंख मेरे। वही पक्षी कहता है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मिली, यानी कि एसएससी जीडी अपनी मंजिल नहीं है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत सारी वैकेंसी बची हुई है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। आज साथी आपसे पहला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के, ये साथी थर्ड शिफ्ट है, इसमें हम देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में क्या पूछा गया था, हाल ही में जापान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी से बताएंगे, हाल ही में भारत का राजदूत जापान में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना साथी, सीवी जॉर्ज। क्या नाम है इनका, इनका नाम है साथी सीवी जॉर्ज। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। जो सीवी जॉर्ज हैं, ये आपके जापान में क्या बने हैं, भारत के राजदूत बने हैं। क्या बने, भारत के राजदूत कहाँ पर बने हैं, तो जापान में। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए। ठीक है, हो जाए, इसको देख लेंगे। यदि पूछ ले आपसे जापान, तो जापान आपको याद रखना है साथी, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जहाँ पर इसके लगभग चार द्वीप मोस्ट है और बाद बाकी बहुत छोटे मोटे बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, जापान को कहते हैं साथी क्या, सुकुमारों का देश। क्या कहते हैं, सुकुमारों का देश इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यहाँ के लोग हमेशा जवान रहते हैं। ठीक है, इसलिए सुकुमारों का देश किसे कहते हैं, सुकुमारों का देश, तो याद रखना है जापान को कहते हैं। इसके अलावा साथी आप याद रखेंगे, जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं। किसको, सूर्योदय का देश भी कहते हैं इसको, किसको, जापान को। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी, जापान का पुराना नाम निप्पन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जो जापान का पुराना नाम है ये निप्पन है। जो जापान के स्थानीय लोग हैं उसको निप्पन के नाम से आज भी बुलाते हैं। इसको याद रखेंगे, जो जापान के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने कभी बाहर निकलकर अपने देश से नहीं देखा है, वो जापान को आज भी निप्पन के नाम से जानते हैं। जापान आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, जापान सुकुमारों का देश कहलाता है, जापान सूर्योदय का देश कहलाता है और जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। और सीवी जॉर्ज को वर्तमान में भारत का जापान में क्या किया गया है, राजदूत नियुक्त किया है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा था, भारत में जाड़े के दिनों में वर्षा किस विक्षोभ से होती है। क्या साथी, जो जाड़े के दिन है जो वर्षा होती है, इसको कहते हैं, जाड़े के दिनों की वर्षा को कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं साथी, मावठ। ठीक है, जाड़े के दिनों की वर्षा को तो पहली बात हम मावठ कहते हैं। और मावठ के अलावा आप याद रखेंगे, ये किस विक्षोभ से वर्षा होती है, तो इस प्रकार से कुछ मैप होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। कहाँ से साथी, पश्चिमी विक्षोभ से। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका जाड़े के दिनों की वर्षा है ये किस विक्षोभ से होती है, तो याद रखेंगे पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है, जाड़े के दिनों की वर्षा होती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जाड़े के दिनों की वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी आपसे पूछ चुका है, मावठ की वर्षा कौन सी वर्षा होती है।
और ये आप आज क्वेश्चन पूछा है तो आप देख लेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जाड़े के दिनों की वर्षा क्या कहते हैं? मावठ की वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा था 2022 तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? देखो ये इतनी चीज घुमाने के लिए दी है 2022 तक, ये कुछ नहीं है। आप याद रखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री एक ही थे, एक ही है और एक ही रहेंगे। इनको क्या कहते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं। ठीक है साथी, ये किसी के साथ भी गठबंधन बना के सरकार चला सकते हैं। नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे करके, अगर पहले पहले इनका एनडीए से गठबंधन था यानी कि बीजेपी से, तो इन्होंने बीजेपी के साथ सरकार चलाई। जब इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ तो बीजेपी वाले ने सोचा कि अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन्होंने उससे गठबंधन तोड़ करके, किससे? जो वहाँ की नीतीश लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी, उनसे गठबंधन करके पुनः मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, और ये लगातार आठवीं बार ये बिहार के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री। इनको अच्छे से याद रखेंगे। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। आप याद रखेंगे जो बिहार है, बिहार में त्योहार मनाया जाता है साथ ही छठ पूजा। क्या मनाया जाता है? छठ पूजा और कार्तिक माह मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। क्या नाम है साथी? इनका नाम है फागू चौहान। फागू चौहान जो है ये कौन है? तो आप याद रखेंगे ये बिहार के गवर्नर है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार अपना भारत का पड़ोसी राज्य है, और सॉरी माफी चाहेंगे, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे जो बिहार है, बिहार में आपका नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको किसने बनवाया था। एक है साथी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या नाम है? आप देख लेंगे एक बार से, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या साथी? नालंदा विश्वविद्यालय। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ जाए। और आप याद रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या साथी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। नालंदा पूछे किसने बनवाया, तो बताना साथी कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। इसके अलावा विक्रमशिला बनवाया था राजा धर्मपाल ने। किसने साथी? राजा धर्मपाल ने क्या बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ये कहाँ पर है? ये दोनों के दोनों बिहार में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त और पाल वंश के संस्थापक, माफी चाहेंगे, जो पाल वंश के शासक थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्या पूछा गया था? जो आपके श्रीमंत शंकरदेव है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको याद रखना है श्रीमंत शंकरदेव संबंधित है किससे? सत्रिया से। इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है, और सत्रिया जो है इससे संबंधित कौन है? तो याद रखेंगे श्रीमंत शंकरदेव। देखो क्लासिकल डांस क्या होता है साथी? ऐसा डांस जो भगवान को समर्पित हो, इसमें ईश्वर की पूजा की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और शंकरदेव का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? असम में। ठीक है, असम में इसको ज़्यादा प्रचलन होता है। शास्त्रीय नृत्य का प्रचलन कहाँ है? असम में। और शंकरदेव इससे संबंधित है। इसके अलावा आप असम से याद रखेंगे IIT गुवाहाटी। क्या याद रखेंगे? IIT गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी याद रखेंगे, गुवाहाटी याद रखेंगे। इससे क्या याद रख लेंगे आप? याद रख लेंगे यहाँ पर एक परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है यहाँ पर IIT गुवाहाटी में, तो याद रखेंगे इसका नाम है परम कामरूप। क्या नाम है साथी? परम कामरूप। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे असम में क्या है आपका? आपका असम में है औरंग नेशनल पार्क। क्या है साथी? औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क है। और इसके अलावा क्या है? औरंग नेशनल पार्क के अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा के अलावा क्या है? काजीरंगा के अलावा आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है साथी? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असम से जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने देखा। ठीक है, जो क्षत्रिय नृत्य है इससे संबंधित श्रीमंत शंकरदेव है, और ये असम में प्रचलित है, और भारत का नवीनतम यानी कि लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट आपका क्या है? तो आप याद रख लेंगे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्षत्रिय है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार ने किस वर्ष लागू की? क्या पूछा गया था साथी? अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार ने किस वर्ष लागू की? तो याद रखना है साथी, इसमें क्या हुआ था भारत सरकार के द्वारा? दिसंबर 2000। कब साथी? दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में भारत सरकार ने, कब साथी? आपको याद रखना है कोटे के द्वारा। किसके? आपने देखो आपके गाँव में कोटा होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को जो BPL कार्ड धारक थे, किसके लिए? BPL, जो पिछड़े वर्ग में आते थे, इनके लिए 5 किलो भोजन की व्यवस्था की थी। कैसे साथी? 5 kg भोजन की। ये हम बता रहे हैं 2000 की, ना कि 2020 की। 2020 में दूसरी योजना आई थी जो लॉकडाउन के चलते आई थी, परंतु ये सन 2000 में किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया था, जिसमें 5 kg भोजन देने की बात की गई थी, खाद्यान्न। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, BPL कार्ड धारकों। तो ये कब आई थी?
दिसंबर 2000 में आपकी अंत्योदय अन्न योजना आई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है लघु संविधान भारत के किस संशोधन को कहा जाता है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को ये तो पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन। कौन सा 42वां संविधान जो संशोधन है साथी 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो है इसको हम क्या कहते हैं, लघु संविधान। इसमें क्या हुआ था साथी, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, इसमें बहुत सारी चीजें संविधान में संशोधन करके लगातार आपके कितने 56 अनुच्छेद जाकर के बदल दिए गए थे इस संविधान संशोधन के तहत। इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, किसमें साथी, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार में। किसके, इंदिरा गांधी जी की सरकार में क्या हुआ था, आप याद रखेंगे, ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे क्या हुआ था, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे आपका एक देख लीजिए आप, मौलिक कर्तव्य, क्या साथी, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 10, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना में संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन होकर के आपके राज्य सूची में संशोधन हुआ। किसमें, राज्य सूची में संशोधन हुआ। क्यों हुआ था, तो राज्य सूची के सभी को याद होगा, जो 5 सब्जेक्ट थे निकाल के आपके समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ आपका, आप एक जुड़ा था आपके फंडामेंटल राइट में संशोधन हुआ। किसमें, फंडामेंटल राइट में, क्योंकि आपका जो आप याद रखेंगे इसमें भी संशोधन हुआ था, ठीक है सर। राज्य सूची में, प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में बहुत सारे संशोधन हुए थे। एकदम से याद नहीं आ रहा है, मैं कभी 42वां संविधान संशोधन, देखो 42वां जो संविधान संशोधन है साथी, ये एक तरह में स्वयं में चैप्टर है। क्या है साथी, ये एक स्वयं का चैप्टर है, इसको कभी डिटेल से अलग से कराएंगे, ठीक है। आप इतना याद रख लेंगे लघु संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों का में परिवर्तन किया गया था, और प्रस्तावना में भी एकमात्र बार फर्स्ट टाइम ओनली, और फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने साथी, 3 शब्द। देखो 3 तो आपके सार्थक शब्द थे, एक निरर्थक शब्द और भी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, और इसको भी याद रखेंगे। मोस्टली टीचर क्या बताते हैं, 3, परंतु आज आपको पता चला होगा इसमें और भी जोड़ा गया था। और ये किसने पूछा था, तो याद रखना है, ये IAS की परीक्षा में पूछा गया था। IAS की परीक्षा 2015 आप उठा के देखना, उसमें पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा निरर्थक शब्द जोड़ा गया, तो याद रखेंगे इसमें और जोड़ा गया था, ठीक है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इस तरह से जोड़ा गया। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और जो था ये निरर्थक शब्द था, इसका कोई अर्थ नहीं था, ठीक है। ये IAS में 2015 के पेज में पूछा गया था, इसको याद रखेंगे। कुल मिलाकर कितने जोड़े गए थे, 4 जोड़े गए थे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा था कि भारत, क्या पूछा था, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्या पूछा गया था साथी, पूछा गया था हमसे भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको याद रखना है, जो भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो करता है साथी राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति करता किसके तहत है, तो याद रखना है साथी अनुच्छेद 155 के तहत। किसके, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। लेकिन आपको याद रखना है, जो आपका आर्टिकल 153 है, कौन साथी, आर्टिकल 153 है, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। क्या साथी, जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 2 से अधिक, जैसे ये एक उत्तर प्रदेश है आपका, आप देख लीजिए यहाँ पर एक आपका राजस्थान है, ठीक है, 2 से अधिक या 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए कौन है, आनंदीबेन पटेल, ये कुछ दिनों तक क्या रही थी, ये मध्य प्रदेश की भी क्या रही थी, राज्यपाल, ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो 153 में लिखा है, आर्टिकल 153 में क्या लिखा है कि जो एक राज्यपाल है वो 1 से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से ये तिकड़ी बना करके एक राज्यपाल ही इनको संभाल सकता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या पूछा था हमसे, पूछा था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति भारत में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा 153 में लिखा है कि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा था साथी हमसे, जैन धर्म का पालन किस वर्ग के लोग नहीं करते। देखो जैन धर्म का पालन करने का मतलब क्या है, तो आप याद रखेंगे जैन धर्म का मतलब है अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ के अलावा किसी भी जानवर को जीव हत्या नहीं करेंगे, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, जीव हत्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना इस तरह से ऑप्शन था। एक तो आपका किसान ऑप्शन था, क्या था साथी, किसान ऑप्शन था। किसान के अलावा आपका ऑप्शन था क्या सा, आपका व्यापारी ऑप्शन था, ठीक है, व्यापारी। और एक और ऑप्शन था, तो आप देख लेंगे जो किसान है और व्यापारी है, ये 2 हो सकता है, व्यापारी ना हो किसान ही हो ऑप्शन में केवल, ठीक है। एक विद्यार्थी ने बताया था कि साथी जो सर कह रहा था कि जो किसान है उसमें ऑप्शन था, और ऑप्शन थे, मुझे किसान ही याद है, ठीक है। जो क्या होता है साथी, जैन धर्म में अहिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, जीव हत्या ना करना, ठीक है। देखो किसान क्या होता है साथी, झूठ तो नहीं बोलता है,
हिंसा भी नहीं करता, अहिंसा करता है, ठीक है। इसके अलावा किसान जीव हत्या करता है। किसान का मतलब है जब फसल में क्या हो जाएंगे, कीट लग जाएंगे। जब आपके फसल में क्या हो जाएंगे, कीट लग जाएंगे, तो वो कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिससे कीटों की क्या हो जाती है, मृत्यु। इससे क्या होता है, जैन धर्म का अपमान होता है। इसलिए किसान जो होता है, ये किसान जैन धर्म का कभी पालन नहीं करता है। जो किसान होते हैं ये आपके जैन धर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि इसमें जीव हत्या, इसमें बहुत कड़े रूल होते हैं। जीव हत्या, झूठ ना बोलना, अहिंसा, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो किसान फसलों में कीटनाशक का प्रयोग करता है, कीटों की मृत्यु होती है, इसलिए जीव हत्या हो गई। इसलिए ये लोग क्या नहीं करते हैं, ये जैन धर्म का पालन नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था, क्या पूछा था, उसने पूछा था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का संबंध किस राज्य से है। क्या पूछा गया था, हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद का संबंध किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है, जो आपके मेजर ध्यानचंद है इनका संबंध है किससे, आपके याद रखना उत्तर प्रदेश से। किससे साथी, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। और 1905 में साथी, कब, 1905 में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनका जन्म होता है 1905 में इलाहाबाद के समीप। कहाँ पर, इलाहाबाद के समीप इनका जन्म होता है। इनको अच्छे से याद रख लेंगे, इलाहाबाद के समीप 1905 में इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी, जो मेजर ध्यानचंद है इन्होंने 1928 से लेकर के 1928, 1932, 1936, 1936 के अलावा 42 में हुआ नहीं था, 46 में नहीं हुआ था, 1948, 1950, ठीक है। इतने जो ओलंपिक हुए थे, इनमें क्या जीता था, इन्होंने लगातार 5 बार गोल्ड मेडल जितवाया था भारत को हॉकी में। किसमें, हॉकी में। और हॉकी में जो आपका जर्मनी थी, 1936 का ओलंपिक अभी पूछ चुका है एसएससी जीडी में। 1936 के ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता था और किसे हराकर जीता था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1936 में ये मेजर ध्यानचंद थे, कप्तान थे भारतीय टीम के, ठीक है। इन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया था। क्या सती, जर्मनी को इन्होंने 8-1 से हराकर क्या जीता था, गोल्ड मेडल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आप याद रखेंगे जो मेजर ध्यानचंद है, इनके जन्म के दिन पर, कब साथी, इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, खेल दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। और ये कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे साथी 29 अगस्त को। कब, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, खेल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे साथी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। क्या होता है साथी, खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, इसको याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है, ये खेल का जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसमें आपके 25 लाख की राशि दी जाती है। कितने की साथी, 25 लाख की राशि दी जाती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, 25 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र तथा एक प्रतिमा दी जाती है। आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इन्हीं के जन्मदिन पर हम मनाते हैं 29 अगस्त को खेल दिवस, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, हाल ही में भारत के विदेश सचिव कौन बने। क्या पूछा था साथी, हाल ही में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है साथी। क्या रिपीटेड, ये क्वेश्चन पहले भी एसएससी जीडी पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन अब दोबारा से पूछ लिया। हो सकता है आगे वाले सप्ताह फिर से पूछ ले। तो आपको याद रखना है, इनमें कौन, क्या नाम है इनका, इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है साथी, विनय मोहन क्वात्रा कौन है, भारत के विदेश सचिव है, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के क्या है, विदेश सचिव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा कौन है, भारत के विदेश सचिव। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपके कैबिनेट सचिव है, कौन साथी, कैबिनेट सचिव है, इनका नाम है साथी राजीव गाबा। क्या नाम है, राजीव गाबा कौन है, राजीव गाबा आपके कौन है, आप याद रखेंगे राजीव गाबा जो है ये आपके कैबिनेट सचिव है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आप बताएंगे वी अनंत नागेश्वरन कौन है, वी अनंत नागेश्वरन कौन है, वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। इनको बताएंगे ये कौन है। तो आपके याद रखना है जो वी अनंत नागेश्वरन है, ये आपके हैं साथी कौन, आप याद रखेंगे ये आपके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी। क्या पूछा था, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी। जल्दी से बताएंगे, जो आपकी कुषाण वंश है इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी, जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो आपको याद रखना, देखो कुषाण वंश में क्या है, इसकी स्थापना की थी कुजुल कंफेशस ने। किसने, कुजुल कंफेशस, ठीक है। कुजुल कंफेशस ने क्या की थी, कुजुल कंफेशस ने इसकी स्थापना की थी 1वीं शताब्दी में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी राजधानी थी एक तो पुरुषपुर। क्या नाम था साथी, पुरुषपुर, ठीक है। पुरुषपुर इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में पेशावर के नाम से जानते हैं। किसके, पेशावर के नाम से। पेशावर कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है इसकी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। मथुरा, आप देख लेंगे इनमें से ऑप्शन में क्या था, या तो पुरुषपुर होगा या मथुरा, लेकिन दूसरी पूछा है तो मोस्टली मथुरा लगाना होगा आपको। क्या, मथुरा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी राजधानी पूछा है। आप याद रखेंगे कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी, पुरुषपुर थी। पहली पुरुषपुर थी, दूसरी मथुरा थी, ठीक है। पुरुषपुर आपका पेशावर के नाम से जानता है, ठीक है। वर्तमान में आपका
ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और आप लोग याद रखेंगे जो कुषाण वंश है इसका सबसे प्रतापी शासक कौन सा थी? सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें, कनिष्क इसका सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा आपसे पूछ ले जो कनिष्क था साथी, इसने क्या बनवाया था? इसने बनवाया था नाथुला दर्रा। क्या साथी? नाथुला दर्रा बनवाया था। जो नाथुला दर्रा था इसी ने बनवाया था, कनिष्क ने। इसके अलावा आप याद रख लेंगे कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति भी कनिष्क ने ही करवाई थी। जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, इसने चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ये संगीति हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर साथी? कुंडलवन कश्मीर में। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। कुंडलवन कश्मीर में क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आप बताएंगे और उपाध्यक्ष मैं बताता हूँ। ठीक है, अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में छाप के बता देंगे। मैंने पिछली बार भी पूछा था, आपने नहीं बताया था। इस बार आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे जो अध्यक्ष कौन थे। और उपाध्यक्ष आप लिख लेंगे अश्वघोष थे। कौन सा थी? उपाध्यक्ष कौन थे? आपके अश्वघोष थे। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अश्वघोष कौन थे? आपके याद रखना, इसके उपाध्यक्ष थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था? जो आपका नॉर्मन बोरलॉग है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी से बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आप याद रखेंगे साथी, जब इन्होंने 1960 के दशक में, कब साथी? 1960 के दशक में कृषि पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। लोगों को, दुनिया को पूरे खाने के लिए अच्छा सा भोजन दिया था, क्योंकि उन्होंने अच्छे किस्म की फसलें उगाई थी। किसकी? गेहूं की, चावल की वगैरह। इन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति का इनको जानते हैं विश्व में पिता। ठीक है, हरित क्रांति के जो विश्व में पिता है, हरित क्रांति के पूरे विश्व के पिता है, इनको कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा आपसे पूछ ले इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो बताना साथी 1970 में। कब साथी? 1970 में इनको मिला था शांति का नोबेल। क्या मिला था? शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, शांति का नोबेल। और इसी वर्ष भारत सरकार ने इनको दिया था पद्म विभूषण। क्या दिया था? पद्म विभूषण इनको दिया था भारत सरकार ने। किसने? विभूषण, माफी चाहेंगे, पद्म विभूषण आपको भारत सरकार ने दिया था 1970 में। शांति का नोबेल आपको मिला था 1970 में। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में क्या कहते हैं? विश्व में इनको कहते हैं हरित क्रांति का पिता। 1960 में इन्होंने पूरे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था साथी, लीचिंग मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? जल्दी से बताएंगे लीचिंग मिट्टी कैसी मिट्टी होती है। तो आपको याद रखना साथी, जो बाढ़ की मिट्टी होती है। किसकी? बाढ़ की मिट्टी। ठीक है, बाढ़ की मिट्टी जो होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीचिंग मिट्टी। ठीक है, बाढ़ की मिट्टी को क्या कहते हैं? बाढ़ की मिट्टी को कहते हैं लीचिंग मिट्टी। इसमें फिसलन बहुत होती है साथी, और इसमें जो आपका गीलापन होता है ये भी होता है ज़्यादा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपने देखा होगा जो जम जाती है मिट्टी, उसके बाद आपको ऊपर से सूखी लगेगी, लेकिन जब आप उसमें जाएंगे तो आप उसमें अंदर की तरफ धंस जाएंगे, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लीचिंग मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से रिलेट कर लेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, छऊ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जल्दी से बताएंगे जो आपका छऊ नृत्य है इस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यदि पूछ ले छऊ नृत्य किससे संबंधित है, तो आपको बताना है साथी, ये आपका देखो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, क्योंकि ये आपका झारखंड में भी होता है साथी। झारखंड के अलावा आपका होता है उड़ीसा में। ठीक है, आप देख लेंगे ऑप्शन क्या थे, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्रों में क्या मनाया जाता है? आपका छऊ नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। या तो उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा तो वो सही हो जाएगा, या आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोई एक ऑप्शन अलग से दिया होगा तो ये सही हो जाएगा। अब देख लेंगे छऊ नृत्य का संबंध झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, क्या साथी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? देखो पंचवर्षीय योजना से फिर से क्वेश्चन आने लगा है, तो आप लोग एक बार से पंचवर्षीय योजना की मैंने अलग से वीडियो डाली थी, आप सर्च कर लेंगे पंचवर्षीय योजना बाई GS हब बाई DS सर। ठीक है, इस तरह से डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पंचवर्षीय योजना उसमें मैंने डिटेल पूर्वक करवाई है। ठीक है, आप देख लेंगे। यदि पूछे IIT की जो स्थापना हुई थी किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी IIT की शुरुआत, तो याद रखना से ये साथी सीधी आपकी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। कौन सी? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या हुई थी? IIT की शुरुआत हुई थी। क्यों साथी? तो आपको याद रखना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसके ये चली थी 1951 से लेकर के 1956। कब? 1951 से 1956। परंतु इसके समाप्त होने से पहले इसमें क्या कर दी गई थी? IIT की स्थापना 1956 में ही कर दी गई थी। ठीक है, भारत में IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना 1956 में की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में क्या हुआ था? भारत में IIT की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सर्वश्रेष्ठ IIT कौन है? तो याद रखना भारत की सर्वश्रेष्ठ IIT है IIT मद्रास। क्या नाम है? IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास है भारत की सर्वश्रेष्ठ IIT। ठीक है, और एक आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि भारत में कुल कितने IIT संस्थान हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको छाप के बता देंगे। ठीक है, एक बार बैठ जाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि भारत में कुल कितने IIT संस्थान है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, भारत का एकमात्र राज्य जो म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा बनाता है कौन सा? ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट का है, लेकिन इसको मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा देता हूँ। ठीक है,
भारत का एकमात्र राज्य जो म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है साथी, इसका नाम है मिजोरम। क्या नाम है साथी? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और मिजोरम में क्या है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर चेराव, चेराव डांस, इसी को कहते हैं साथी बम्बू डांस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी पूछ चुका है। चेराव डांस या बम्बू डांस या बांस नृत्य। ठीक है, बांस नृत्य, या इसी को कहते हैं साथी चाप चार कूट। क्या कहते हैं? चाप, चाप चार कूट। ठीक है, चार कूट, ये इतने नाम है इसके, चेराव के, बम्बू के, बांस के या चाप चार कूट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, यदि साथी आपसे पूछ ले जो भारत का एकमात्र राज्य जो म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा लगाता है, तो आप याद रख लेंगे मिजोरम है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछ ले चेराव नृत्य, बम्बू नृत्य, बांस नृत्य या चाप चार कूट नृत्य, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो मानिक शाह है, क्या साथी? मानिक शाह निम्नलिखित में से किस राज्य के उपचुनाव में जीते हैं? तो आप याद रखना है, आपका त्रिपुरा में उपचुनाव हुआ था। कहाँ पर? त्रिपुरा में। देखो साथी, त्रिपुरा से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देख ही लेंगे अच्छे से। ठीक है, त्रिपुरा से संबंधित यदि आपसे पूछ ले त्रिपुरा कब राज्य बना था, ये इस तरह से क्वेश्चन आप देख लेंगे। यही क्वेश्चन अब आपके बचे हैं जो पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि पूछे त्रिपुरा के उपचुनाव में कौन से जीते थे, तो बताना माणिक शाह त्रिपुरा के उपचुनाव में जीते और क्या बने? त्रिपुरा के सीएम बने। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये विप्लव देव के स्थान पर बने थे, इनको भी याद रख लेंगे। ठीक है, विप्लव देव के स्थान पर कौन बने थे, तो बताना है माणिक शाह आपके क्या बने थे? सीएम बने थे। यदि पूछ ले आपसे शून्य रेखा, शून्य रेखा किस किस के मध्य, तो बताना है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। इसके लिए आप याद रख लेंगे बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था साथी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में का संबंध किससे है? जल्दी से बताएंगे, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है साथी, आपका इसमें है साथी महान्यायवादी। कौन है साथी? महान्यायवादी। ठीक है, ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, क्या नाम है इसका? महान्यायवादी। महान्यायवादी इसका नाम है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। और वर्तमान में देखो ये महान्यायवादी क्या होता है, तो आपको याद रखना है महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। क्या साथी? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। ठीक है, सबसे बड़ा वकील कौन होता है? आपको याद रखना है, इसको कहते हैं महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी, क्या पूछ ले, तो बताना है साथी इसमें महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, ये पूछे तो बताना है साथी आर वेंकट रमणी। क्या नाम है? आर वेंकट रमणी कौन है? भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। ठीक है, आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान में क्या है? महान्यायवादी। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एक बार फिर से साथी। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के पास अब नहीं बचे हैं, वो सिर्फ रिपीट कर करके ही पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है गणगौर नृत्य निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? ये क्वेश्चन पहले देवी की पूजा पूछी थी, अब की बार क्या पूछा है? देवता की। ठीक है, आप इसको गणगौर को इस तरह से लिखेंगे, पहले गण लिखेंगे फिर गौर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले गण लिखेंगे उसके बाद गौर लिखेंगे। गण का क्या मतलब हो जाएगा आपका? हो जाएगा शंकर देव, सॉरी शंकर जी, भगवान शंकर। भगवान शंकर को कहते हैं क्या? गण। ठीक है, गणों के देवता कौन है? भगवान शंकर। इसके अलावा गौरी मतलब गौरी माता। ठीक है, गौरी माता। तो क्या हो जाएगा? गणगौर नृत्य में किसकी पूजा की जाती है? तो आपको याद रखना है भगवान शंकर की और माता गौरी की। ठीक है, तो देवता पूछा है तो आपको क्या हो जाएगा? शंकर जी। पिछली बार देवी पूछा था तो क्या हो जाएगा आंसर? गौरा, गौरा माता। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका साथी बास्केटबॉल। क्या साथी? बास्केटबॉल का मैदान किस आकार का होता है? जो बास्केटबॉल है इस मैदान का आकार किस आकार का होता है? तो आपको याद रखना है ये होता है आपका आयताकार। कैसा साथी? आयताकार। ठीक है, इस तरह से लगभग 28 मीटर इसकी क्या होती है? ये ब्रेथ होती है, यानी कि चौड़ाई, लंबाई होती है इस तरह से। और जो इसकी जो चौड़ाई है ये होती है आपकी कितनी साथी? आप याद रखेंगे इसमें 15 मीटर। ठीक है, लगभग 15 से 28 मीटर तक ये होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये आयताकार हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। बास्केटबॉल का मैदान कितना हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे जो आपका बास्केटबॉल है इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से बता देंगे कुल कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ठीक है, कुल कितने खिलाड़ी होते हैं इसको अच्छे से बताएंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कि भारत के पड़ोसी देशों में निम्नलिखित में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? क्या पूछा गया था? जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनमें निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो याद रखेंगे ऑप्शन थे आपके इंडोनेशिया। क्या नाम था? इंडोनेशिया था। इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। एक आपका म्यांमार था। क्या साथी? म्यांमार ऑप्शन था। म्यांमार के अलावा आपका ऑप्शन था नेपाल। ठीक है, नेपाल ऑप्शन था। और नेपाल के अलावा आपका ऑप्शन था भूटान। ठीक है, आप बता देंगे इनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो याद रख लेंगे जो आपका देखो इंडोनेशिया तो होगा नहीं, क्योंकि ये पड़ोसी देश नहीं है भारत का। ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, इसकी सीमा समुद्री सीमा से मिलती है, लेकिन ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, पड़ोसी देश का मतलब जो लैंड से सीमा बनाते हो, यानी कि भूमि से सीमा बनाते हो। तो याद रखना है जो साथी म्यांमार है ये आपका सबसे छोटा नहीं है। नेपाल आपका सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि साथी क्या है, म्यांमार से लगभग हमारी सीमा बनती है 1400। कितनी साथी? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। और आप
आपकी नेपाल से मिलती है लगभग 17 से 51 किलोमीटर, और भूटान से कितनी मिलती है? मात्र 699 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से या सीमा की दृष्टि से पूछ ले तो यही सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल भी भूटान का है, और नेपाल का क्षेत्रफल भूटान से लगभग 2-3 भूटान के बराबर नेपाल है। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार देख लेंगे तो 2-3 नेपाल के बराबर म्यांमार है। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? हमारा भूटान हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और सीमा की दृष्टि से भी। ठीक है, लेकिन हकीकत में यदि पूछा जाए आप अप्रत्यक्ष रूप से, देखो अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाए सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो बताना है साथी आपको अफगानिस्तान। क्या बताना है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ये अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जो हमारा पीओके है साथी, पीओके है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जो कश्मीर है इसका आधा हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और इसी पीओके से भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से, और प्रत्यक्ष रूप से सबसे कम सीमा भूटान से। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है लगभग 106 किलोमीटर, और भूटान से कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, जो आपके चारू माथुर है, कौन साथी? चारू माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? यदि पूछे आपसे चारू माथुर का संबंध किससे है, तो याद रखना है साथी मणिपुरी से। किससे? जो आपका मणिपुरी लोक नृत्य है, कौन है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध किससे? चारू माथुर से। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा मणिपुरी में साथी झावेरी बहन, कौन सी? झावेरी बहन। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। दर्शना झावेरी, अर्पणा झावेरी, इस तरह से नाम है इनके। 3-4 बहनें हैं, इन्होंने झावेरी बहनों ने मणिपुरी लोक नृत्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। झावेरी बहन का संबंध किससे हो जाएगा? मणिपुरी से हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी ये पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपका क्या था? रिपीटेड था। ठीक है, रिपीटेड था, इसको भी याद रखेंगे। जो आपके हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो अभी क्वेश्चन पूछा था गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने हैं, और अब पूछा है कि भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखेंगे इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है साथी? मल्लिकार्जुन। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं ये वर्तमान में क्या बने हैं? आप याद रखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, 2022 में। इनको भी अच्छे से याद रख लेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथी, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद। देखते रहिए GS Up by DS सर।